फिनोमिना जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक ग्लास है। मिरर और ग्लास में फर्क है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये ग्लास है, अगर एक रोशनी की लाइट हवा में से चलती हुई ग्लास में एंटर होगी, मैं यहां रोकता हूं, आपका क्या ख्याल है कि लाइट को कहां जाना चाहिए? हम सोचेंगे कि लाइट जिस पाथ में आ रही है वो बिल्कुल इसी पाथ में सीधा आगे जाती जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है, लेकिन जब हमने लाइट को एंटर होने दिया तो हमने देखा कि वो अपने एक्सपेक्टेड पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई। क्यों बेंड होगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। जो नया मीडियम है उसकी अपनी डेंसिटी है, उसमें लाइट की अपनी स्पीड है, इस वजह से लाइट को बेंड होना पड़ा। तो हमारे लिए नोट करने वाली बात यह है कि समटाइम्स लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो वापस टर्न बैक नहीं करती, बल्कि अगले मीडियम में चली जाती, क्योंकि अगला मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है। और जब अगला मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या सीधी चली जाएगी? नहीं, अपने असल रास्ते से हट जाएगी। इसे कहते हैं, ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, और इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते, इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट आ रही है, इसे बोलेंगे ये इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर ये टकराएगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और अगर मैं उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दूं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब लाइट जो रिफ्रैक्ट होने के बाद, बेंड होने के बाद जो मीडियम में एंटर हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड नहीं, एल से नहीं, आर से, रिफ्रैक्टेड लाइट। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल, तीन लाइंस बन रही हैं। और अगर आप देखें इसको साइड से तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल एक प्लेन के ऊपर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। इधर भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर मौजूद होंगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि जरा देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये वाला एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान में बनेगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के दरमियान बनेगा। क्या ये दोनों एंगल्स आपको बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं, लाइट बेंड हो चुकी है, और लाइट के बेंड होने से एंगल्स आपस में बराबर नहीं रहेंगे। जब एंगल आपस में बराबर नहीं रहेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होंगे? हरगिज नहीं। इस वजह से मैंने क्या लिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिलेशन तो उनके दरमियान होगा ना। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लूं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लूं, तो वो साइंस की रेशियो लूं, यानी डिवाइड कर लूं, तो वो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करता है। किसी मीडियम के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि किसी मीडियम में लाइट कितना बेंड होगी। आसान अल्फाज में बताता हूं, अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक में लाइट एंटर होकर 30 डिग्री बेंड हो गई और दूसरे में लाइट एंटर होकर 45 डिग्री बेंड हो गई, तो मैं कहूंगा वो जहां ज्यादा बेंड हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जहां कम बेंड हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? मीडियम का लाइट को बेंड करने की एबिलिटी बताता है। तो ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब यहां क्योंकि दो मीडियम्स की बात हो रही है, जस्ट हम दो मीडियम्स लेते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक तरफ जो है वो एयर है और दूसरी तरफ एक ग्लास है। अब हमें मालूम है एयर हल्का मीडियम है, डेंसिटी कम है, मैं इसे बोलूंगा रेयर मीडियम, जबकि ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास एक भारी मीडियम है एयर के मुकाबले में, तो मैं कहूंगा ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। अब जरा देखें, लाइट यहां से चलती हुई आई, अब लाइट एंटर होने लगी है ग्लास में, इसने बेंड तो होना है, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इसका मतलब जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो अगर आप यहां पर
एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो वो ज्यादा बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो वो कम बन रहा है। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर लाइट कहां से कहां जा रही हो, रेयर से डेंसर। तो याद रखिएगा, अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। और फिर इसी तरह से अगर आप इसको ऑपोजिट सपोज करो, सपोज करें एक हमारे पास लाइट जो है वो ग्लास से हवा में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है। इस सूरत में वो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी और मीडियम चेंज करने लगेगी, उसने बेंड तो होना है, लेकिन वो कहां बेंड होगी? वो नॉर्मल की तरफ नहीं, बल्कि वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। जब वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा बनेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बनेगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा अगर लाइट कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेयर में जा रही हो। तो ये तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आइए जरा देखते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिनमें आप रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में देखते हैं। पहली बात, अगर आप किसी विंडो के पास खड़े हुए और विंडो का बाहर का व्यू आप देख रहे हैं, तो वो बाहर का व्यू जो बाहर से लाइट आ रही है वो आपकी आंखों तक विंडो से गुजर कर आ रही है। तो इसका मतलब वो जो हमारे पास व्यू होगा वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के तहत आपको मिलेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक बात और कि रिफ्रैक्शन वाटर सरफेस में भी होगी। अगर आप पानी के ऊपर खड़े देख रहे हैं और पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लाइट पानी में से गुजर कर आपकी आंखों तक आ रही है, तो बीच में एयर में से भी गुजरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी मीडियम चेंज हुआ, लाइट बेंड होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। और फिर आप रिफ्रैक्शन देखते हैं लेंस से। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो किसी ग्लास से देख रहा है, अपने ऐनक से देख रहा है, तो वो भी लाइट उसकी ग्लासेस में से रिफ्रैक्ट होकर आ रही है। यार एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ या तो रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी। ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर ये जो है शख्स ये विंडो के आर पार देख रहा है, तो ना सिर्फ इसको बाहर